Hello and welcome you all to our classes VV Services. So in our today's class we are going to study about the FII. FII का मतलब क्या? Foreign Institutional Investors. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नीचे बड़ा सा एक ईयर लिखा हुआ है 1992 बिकॉज दिस वाज द ईयर जब स्कैम 1992 हुआ था. बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्कैम 1992. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि 1992 में कैसे इंडिया में ओपन हुआ था मार्केट, जब स्टॉक मार्केट ओपन हुए थे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए. बिकॉज अंडर LPG जो कि 1992 में लॉन्च हुआ था जो LPG स्कीम, उसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के लिए परमिशन दी थी. तो उसके अंडर काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो कि इंडिया में स्कोप देख रहे थे, इंडिया की इकोनॉमी में स्कोप देख रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से बूम कर सकती है, किस तरीके से अपनी ग्रोथ दिखा सकती है. तो इस वजह से काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था इन इंटरनेशनल, फ्रॉम इंटरनेशनल टू इंडियन मार्केट. सो हु इन्वेस्टेड एंड हाउ दे इन्वेस्टेड, दैट इज़ मोर ऑफ इम्पॉर्टेंट. कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉरेन इंडियन, इट इज़ वेरी ईजी कि आप एक डीमेट अकाउंट खोलो, एक बैंक अकाउंट खोलो, दोनों को लिंक करो पैन कार्ड से और आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो. बट फॉरेन पर्सन in 1992 it was like a dream come true because that was impossible at that time because इंडिया में बिजनेस करने के लिए ज़्यादा ईज़ नहीं था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. तो जब 1992 में मार्केट ओपन हुआ तब कुछ लोग ही थे जब उनके अंदर जो किसी प्रकार से किसी वेज के थ्रू इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते थे. तो वो वेज क्या आते हैं? सबसे पहले पेंशन फंड्स. जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो आपका एक PPF कटता है, या फिर बहुत सारे ऐसे पेंशन फंड्स होते हैं जो कि आप पोस्ट ऑफिस से लेते हो, आप गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू लेते हो, या फिर अपनी कंपनी के साथ किसी टाई अप वाले कंपनी के साथ लेते हो. सो पेंशन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पेंशन फंड्स के थ्रू आप हो सकता है अपनी ही किसी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, या फिर आपकी कंपनी हो सकता है कि किसी बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करती हो, तो वो इनडायरेक्टली आपके लिए भी वो इनडायरेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो जाता है. नेक्स्ट इज थ्रू म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट ऑप्शन for any retail investor to invest in foreign companies. For example, अगर मेरे को आज एप्पल में इन्वेस्ट करना है, सो ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकता बिकॉज एप्पल का पहली बात तो शेयर बहुत महंगा है, एप्पल इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है. So how can I invest in it? So I can invest in that company via mutual funds. So मैं ऐसी कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड्स करूँगा जैसे कि SBI के US फ्लेक्सी कैप हो गया, पराग के मल्टीफ्लाई फ्लेक्सी कैप हो गए. तो ये ऐसे कुछ कंपनीज़ हैं, ऐसे कोई म्यूचुअल फंड हैं जो कि US की इक्विटी मार्केट में स्पेंड करते हैं, जो कि US के इक्विटी मार्केट के शेयर्स खरीदते हैं. सो उसके लिए मैं ऐसे पोर्टफोलियोज़ को अंडरस्टैंड करूँगा कि मैंने एक इंटरनेशनल मार्केट का एक पोर्टफोलियो बना के रखा है कि ये कंपनीज़ मेरे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए. सो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँगा कि ऐसे कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो कि उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हों मेरे लिए मेरा पैसा वो वहाँ जाके लगाएंगे. सो ऐसे कंपनी के जाके मैं म्यूचुअल फंड्स खरीद सकता हूँ. नेक्स्ट इज थ्रू इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. काफ़ी सारे ऐसे ट्रस्ट ग्रुप्स बने हुए हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. जैसे कि गवर्नमेंट से काफ़ी सारे टाइम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ट्रस्टीज़ बनाते हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अलग अलग फॉरेन पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज़. मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हुआ, सेफ्टी का इंश्योरेंस हुआ, या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हुआ, हाउस के इंश्योरेंस हुए. तो ये कंपनीज जो पैसा लगाती हैं, मान लीजिए आपने LIC का स्कीम ली है या फिर आपने SBI से इंश्योरेंस स्कीम ली है, तो वो इंश्योरेंस के पैसे किसी पर्टिकुलर स्कीम्स में लगाते हैं, और हो सकता है वो ऐसी स्कीम्स में लगाते हों जहाँ पे आपका पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहा है. नेक्स्ट इज थ्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़. काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की ग्लोब में टॉप कंपनीज़ में आती है एसेट मैनेजमेंट के अंडर. तो एसेट मैनेजमेंट ऐसी सारी कंपनीज़ को पोर्टफोलियो बना के देती है जिनके थ्रू आप अगेन काफ़ी सारी मल्टीपल कंट्रीज़ में और मल्टीपल कंपनीज़ में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज थ्रू पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स. बिकॉज अगर हम देखें कि एक कंपनी का एक CEO है, एक उसका MD है, एक उसका फाउंडर है, हो सकता है उसके कुछ और भी को-फाउंडर्स हों, उनके पूरे टीम हो, बट देयर इज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बिकॉज जिस तरीके से आप अपनी कंपनी के लिए फंड रेज करते जाओगे वैसे वैसे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, अगर मान लीजिए जैसे कि कोई कंपनी मैं चला रहा हूँ और मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, सो एज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर आई कैन प्रोवाइड माई कंपनीज इन्वेस्टमेंट टू एनी पर्सन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एयरटेल ने अभी किया है, एयरटेल ने अपने शेयर्स
एयरटेल में इन्वेस्ट किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने। अभी जैसे कि $1 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाया, तो वो फॉरेन FII के फॉर्म में ही था। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया में आके इन्वेस्ट किया था इन एन इंडियन लोकल कंपनी। एंड द लास्ट इज एंड द ईजिएस्ट वे इज़ थ्रू बैंक्स। आप बैंक के पास जाओगे, आपके पास बैंक में अकाउंट्स हैं, बैंक बहुत सारे स्कीम्स निकालता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल सोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यू कैन ऑलवेज रीच अप टू योर बैंक एंड आस्क देम हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड हाउ यू कैन बिकम एन FII। ओके, सो नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड वेयर। अब हमने ये तो समझ लिया कि किस में इन्वेस्ट करना है, कौन इन्वेस्ट करेगा और कब से हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज़ादी मिली है इंडिया में। बट अब हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो सबसे इजी, आप जाके सबसे पहले उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, डिबेंचर खरीद सकते हो या वारंट खरीद सकते हो। जनरली अगर हम किसी रिटेलर के लिए बात करें, फॉर जैसे कि आप मैं हुआ, तो हम क्या हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप अपनी खुद की कंट्री का, बिकॉज आपके पास इंडिया का पैन कार्ड है, सो पैन कार्ड से डीमैट अकाउंट खोल के अपनी ही कंट्री के शेयर्स खरीद सकते हैं। बट अगर आपको अगेन बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास HNIs होना चाहिए। यू कैन नॉट बी अ रिटेल इन्वेस्टर, यू हैव टू बी एन HNI, यू हैव टू बी अ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है। नेक्स्ट इज़ थ्रू म्यूचुअल फंड्स। अगेन जैसे कि मैंने ह्यू में भी पॉइंट लिया था कि जो म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको SBI का US फ्लेक्सी कैप बताया, पराग पारेख का US फ्लेक्सी कैप बताया। सो ये ऐसी कुछ कंपनी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, बिकॉज दे कैन इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव द राइट टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर आई डोंट हैव दैट राइट। सो मेरे को म्यूचुअल फंड्स खरीदने पड़ेंगे उन कंपनी के, ताकि वो उन इनडायरेक्टली मेरा पैसा उन इंटरनेशनल कंपनीज में पैसा लगाए। सो जब म्यूचुअल फंड्स की कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेगी, सो इनडायरेक्टली आई विल ऑल्सो अर्न दैट प्रॉफिट। नेक्स्ट इज थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लेते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक तरीके से एसेट क्लास में ही आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक सिक्योरिटीज़ के तौर पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निकालती है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली, जैसे कि आज 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस है 47,000 रुपीज़, तो 1 ग्राम का प्राइस कितना हुआ, ऑब्वियसली 4700 रुपीज़। सो आप गवर्नमेंट ने मान लीजिए आज अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाला है, तो आप उसके लिए आप कुछ पैसा पे करेंगे, जो भी आज 1 ग्राम का पैसा है, या फिर 1 ग्राम के कितने भी मल्टीपल्स में शेयर्स ले सकते हैं और या फिर बॉन्ड्स ले सकते हैं। तो वो पैसे जो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करें, हो सकता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन में पैसा लगाने वाली हो। Last is through stock exchange. The easiest and the most fundamental way to go into enter any market is through a stock exchange, because stock exchange बना ही इसलिए ताकि कोई भी कॉमन लोग आके वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकें इजीली, ताकि चाहे वो रिटेलर हो चाहे फिर वो फॉरेन इन्वेस्टर ही क्यों ना। ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो हमने अभी क्या समझा कि FII क्या होता है, अब हम समझेंगे FDI क्या होता है। दोनों ही बहुत ही को रिलेटेड टॉपिक हैं। जैसे कि अभी हमने समझा था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वहाँ पे टर्म आ रहा था इंस्टीट्यूशनल, और FDI में टर्म आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट और इंस्टीट्यूशनल के थ्रू है, मतलब बेसिकली मेरे को अगर किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट करूँ, या तो फिर डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर दूँ। जब मैं इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, तो जनरली मैं म्यूचुअल फंड्स के पास जाता हूँ, मैं बैंक्स के पास जाता हूँ, ये ऐसे किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास जाके फिर मैं इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूँ। बट अगर मैं कोई मेजर प्लेयर हूँ कंपनी का, और कंट्री में अगर मेरा बहुत ज़्यादा रोल प्ले है, आई एम अ बिग बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, सो आई कैन इवन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज। जनरली जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं इनफैक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें 2016 और 2021 को, सो 2016 में इंडिया में जो स्टार्टअप्स चालू हुए थे वो सिर्फ थे 2 स्टार्टअप्स, तो 2016 में सिर्फ 2 स्टार्टअप थे। और अगर आज हम 2021 का देखें डेटा, तो देयर आर 46 स्टार्टअप्स इन 2021। सो यू कैन सी द फिनोमिनल ग्रोथ इन इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों ने इंडिया की इकोनॉमी में स्कोप देखा है, ग्रोथ देखी है, जो कि उन्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगी। सो यहाँ हम सब बेसिकली समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। सो अगर हम उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो क्लासिफिकेशन के 4 बेसिस हैं, दैट इज़ डायरेक्शन, मोटिव, एंट्री मोड्स एंड बाय टारगेट। सो बाय डायरेक्शन अगर हम समझें कि उसकी कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, या फिर वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है पर्टिकुलर कंपनी की अगर बात करें तो, सो आइदर इट कैन मूव इनवर्ड और आइदर इट कैन मूव आउटवर्ड।
फॉर एग्जाम्पल अ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर कंपनी सिटिंग इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम रिसेंट एग्जाम्पल लें वोडाफोन आइडिया का, तो वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी हुई तो वहाँ पे उसको ग्रोथ सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, तो उसे एफडीआई तो नहीं मिला बट उसे क्या मिला, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट ने उस कंपनी में स्टेक्स खरीद लिए। बट एट द सेम टाइम इंडिया में दूसरी कंपनी भी है जो कि एयरटेल है, जो कि जिसको भी अभी डेट चुकाना है, तो वो डेट पूरा चुकाने के लिए 5G के स्पेक्ट्रम्स खरीदने के लिए, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करने के लिए एयरटेल को भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। सो उसको अभी एक $multi-billion स्कीम मिली है, दैट इज़ $1 बिलियन उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। सो वो इन्वेस्टमेंट कैसा है, इनवर्ड इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज एक बाहर की कंपनी ने आके इंडिया में इन्वेस्ट किया है और अब एयरटेल इंडिया में अपने आप को एक्सपैंड करेगी, इंडिया में नए स्पेक्ट्रम्स खोलेगी, इंडिया में नए आउटलेट्स खोलेगी, इंडिया में नया कस्टमर बेस बनाने की कोशिश करेगी। सो दिस इज इनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट कैन बी एन आउटवर्ड डायरेक्शन वेयर इन, अगर ऐसा होता है हाइपोथेटिकली, अगर हम सोचें कि एयरटेल में इन्वेस्टमेंट आया, गूगल ने इन्वेस्ट किया और अब एयरटेल जाके यूएसए में काम करना स्टार्ट करेगी, यूएसए में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप करेगी, यूएसए में जाके अपनी सिम सेल करेगी, वहाँ पे अपने इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, तो हम उसको बोलते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। Next is through motive. What is the motive of the company? What is the mission and vision of the company for the future prospect? So motive can be different, or the motive for FDI can be very futuristic. फर्स्ट कैन बी थ्रू रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में अभी जो जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है वो है सेमीकंडक्टर्स, वो है एनर्जी ट्रांसमिशन, वो है लिथियम आयन के लिए फ्री एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे ग्लोबल एन कैप ने इंडिया को बोला है, ग्लोबल एन कैप में इंडिया ने बोला है कि बाय द ईयर 2060 इंडिया का जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है वो हम ज़ीरो कर लेंगे। तो ज़ीरो टारगेट पर अगर अचीव करना है तो अभी जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जैसे कि अभी हम जो मेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर करते हैं वो कोल से करते हैं, तो उसके लिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। और शिफ्ट हम किस चीज़ों पे हो सकते हैं, जहाँ से जो एमिशन है, जो कार्बन एमिशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो। तो उसके लिए हमें यूरेनियम चाहिए, उसके लिए हमें लिथियम चाहिए, जिससे और साथ ही साथ हमें सेमीकंडक्टर्स चाहिए जिनको हम कंपाइल करके एक फ्री एनर्जी रिसोर्स बना सकें या फिर नेट कार्बन एमिशन को ज़ीरो कर पाएँ। तो उसके लिए हमें ऐसे रिसोर्सेज वाली कंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लिथियम चाहिए तो मैं अफ़गानिस्तान जाके इन्वेस्ट करूँगा ताकि मैं वहाँ से जाके ईजिली प्रोक्योर कर पाऊँ उन चीज़ों को। नेक्स्ट इज़ मार्केट। हो सकता है मेरे को किसी फॉरेन मार्केट का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप दिख रहा है, जैसे कि अगर हम जनरली इंडिया की बात करें, इस साल पूरे वर्ल्ड में आईएमएफ ने जो रेटिंग दी है इंडिया को वो टॉप रेटिंग दी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। इंडिया इस साल मोर देन 8% ग्रो करने वाला है, ये प्रेडिक्शन है आईएमएफ का, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फील्ड्स। सो जनरली अगर हम कंपेयर करें ग्रोथ या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, यूएसए हुआ, यूके हुआ, जापान हुई, जर्मनी हुई, इनसे भी ज़्यादा तेज़ इंडिया ग्रो करने वाला है। सो ऑब्वियसली सब पूरी दुनिया में ये लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो देखेंगे कि इंडिया में ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है, इंडिया में ग्रोथ के चांसेस हैं। सो एवरीवन विल गो फॉर एफडीआई और इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज देयर इज़ a market to buy that product. Next is through efficiency. जैसे कि इंडिया में हमें पता है कि सब इंडिया में चाहे हम कोई भी फील्ड लें, चाहे हम आईटी फील्ड लें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड लें, चाहे हम आयरन एंड स्टील लें, चाहे हम एग्रीकल्चरल फील्ड लें, मतलब ऐसी कोई भी हम सेक्टर ले लें जहाँ पे स्किल्ड लेबर्स की भी ज़रूरत है और अनस्किल्ड लेबर्स की भी ज़रूरत है। सो इंडिया के पास एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है या फिर इंडिया में आके टेस्ट करनी है, सो इंडिया इज़ वेरी मच रेडी फॉर इट बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी एफिशिएंट कंट्री in terms of its capital, in terms of its economy, in terms of its labor, in terms of its knowledge. Last is through strategic asset seeking. अगेन इंडिया में जो काफ़ी सारे एसेट्स हैं या फिर अगर हम फॉरेन कंपनीज़ की बात करें तो वो एसेट्स के पीछे भागते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में अगर कोई आ रहा है तो वो इंडिया में देखेगा कि किस तरीके के एसेट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि इस साल के हम करंट साल के बजट में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। द रीज़न बिहाइंड कि वो एक तरीके का प्रमोशन करते हैं कि हमारे पास ये एसेट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एन एसेट ऑफ द कंट्री। सो उनको जब एसेट्स देखेंगे तो वो उन एसेट्स में आके इम्प्लाई करेंगे, उन एसेट्स को देख के एफडीआई लेकर आएंगे इंडिया में। नेक्स्ट इज थ्रू वेरियस डिफरेंट मोड्स
ठीक है, अलग अलग मोड्स हो सकते हैं। तो जनरली जो सबसे दो कॉमन दो फील्ड्स होती हैं, दो एंट्री मोड्स होते हैं, वो होता है, पहला होता है ग्रीन फील्ड और दूसरा होता है मर्जर एंड एक्विजिशन। सो ग्रीन फील्ड बेसिकली क्या है, मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी, जापानीज़ कंपनी या फिर कोई जर्मन कंपनी अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, सो वो क्या देखेगा, ऑब्वियसली ये जो तीनों कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। सो एज अ डेवलप्ड कंट्री आपके पास अभी नीड किस चीज़ की है, आपके पास ऑलरेडी मशीनरी है, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वो इंडिया में लेकर आएंगे इन्हीं चीज़ों को, अपनी मशीनरी लेके आएंगे, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे, अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह लेकर आएंगे, अपने स्किल्स लेकर आएंगे और इंडिया में उस चीज़ को एम्प्लॉय करेंगे। जैसे कि टेस्ला में हुआ है, टेस्ला ने इंडिया में अपनी मशीनरी लेकर आए, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए, बट इंडिया में वो लोगों को हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं और उनको वो स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट इज थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, जिसमें आपकी डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या उस पूरी कंपनी को एक्वायर कर सकते हो। जैसे वोडा आइडिया का मर्जर था, बहुत ही इंडिया में इनिशियली बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल था, बट अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो करंट सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा डिप पे आ चुका है, बट स्टिल इंडिया का काफ़ी ज़्यादा बड़ा मर्जर एंड एक्विजिशन था वो प्रोजेक्ट। लास्ट टाइप इज़ थ्रू बाय द टारगेट, कि उस कंपनी का टारगेट क्या है, या फिर अगर आप किसी कंपनी को या फिर किसी कंट्री में अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे रहे हो तो उसके लिए आपने टारगेट क्या अचीव किया है, क्या वो टारगेट हॉरिजॉन्टल है या फिर वो टारगेट वर्टिकल है। सो हम अगर बेसिकली वर्टिकल की बात करें, सो वर्टिकल क्या होता है, जब आप अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो को बढ़ाते हो, मान लीजिए एक अम्ब्रेला ब्रांच है जैसे कि टाटा इज़ एन अम्ब्रेला ब्रांच, उसके अंडर बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, टाटा एलेक्सी है, टाटा मोटर्स है, टाइटन है, विप्रो है, या फिर इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनीज आ सकती हैं जो कि आईटी में भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, मिनरल रिसोर्सेज में भी हैं, जैसे कि टिस्को हुआ तो वो आयरन एंड स्टील में। सो वेरियस पोर्टफोलियोज हैं उनके। सो आप बेसिकली अपने आप को किस तरीके से वर्टिकली एक्सपैंड करते हो वो आता है टारगेट के अंडर, या फिर आप हॉरिजॉन्टली एक्वायर कर सकते हो। मान लीजिए जैसे कि इंडिया में आज बहुत सारे लोग अपना आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इंडिया हैज़ दैट रिसोर्सेज अवेलेबल, इंडिया के पास चीप लेबर है, इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया के पास इलेक्ट्रिसिटी है, इंडिया के पास वाटर है, इंडिया के पास ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म्स हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे वो रेलवेज हो। सो सारे आपके पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल हैं। सो काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ये चीज़ इंडिया में देखते हैं और उसमें इंडिया में हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं बाय FDI। So this was a brief discussion about the types. Now we'll understand कि उसके advantages क्या हैं FDI के और disadvantages क्या हैं। So सबसे पहले अगर हम सबसे कॉमन एडवांटेज देखें, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम बात करें, तो जब कोई इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली दे विल इन्वेस्ट इन डॉलर्स, और क्योंकि हमारे पास डॉलर, हम उसको कन्वर्ट करेंगे रुपी में और हमारे पास फॉरेन रिजर्व बनेगा इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। अगर हमें किसी फ्यूचर में अगर अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे तो वो उसमें ऑब्वियसली हम सरप्लस में आएंगे, जितना ज़्यादा FDI होगा उतना ज़्यादा हम सरप्लस कंडीशन में आएंगे। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे कि मैंने आपको टेस्ला का एग्जाम्पल दिया था। टेस्ला इतने लॉन्ग टर्म पर वर्क करेगी, ऑब्वियसली अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक स्टेट में सेटअप हुआ है, जिस तरीके से उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपना प्रोडक्शन लेवल को और ज़्यादा स्केल अप करेगा, और उसके लिए वो इंडिया में ही अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स को एम्प्लॉय भी करेगा। नेक्स्ट इज फ्रेश कैपिटल, ऑब्वियसली इंडिया में नया कैपिटल आ रहा है, नए रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, एंड दैट रेवेन्यू इज़ फॉर द पीपल, बिकॉज वो जो खर्चा होगा लोगों पैसों का वो इंडिया में ही होगा। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस डेवलप करने में वो पैसा खर्चा होगा, और उससे कंट्री के लिए जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो भी बढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं पिछले एक साल में इंडिया का कंटिन्यूसली इंडिया का जो GST कंजम्पशन है या फिर जो GST का लेवल है वो हमेशा कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट इज द इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा तो हमारे पास सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, इंडिया में ही हम उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करेंगे, इंडिया में उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, हम उसको सेल्स, इंडिया में सेल्स भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करेंगे, सो टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। Now what are the disadvantages? Every coin has the two sides, so here are also the few disadvantages. सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि डोमेस्टिक कंपनीज, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल कंपनीज को कंपटीशन। मान लीजिए जैसे कि इंडिया में अभी काफ़ी सारी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कंपनीज हैं, जियो है, ऑब्वियसली एयरटेल है, वोडा आइडिया है, BSNL है, और काफ़ी छोटी छोटी लोकल कंपनीज भी हैं, बट स्टिल
इंडिया में अभी जो कंपटीशन का जो स्कोप है, बिकॉज ऑब्वियसली 5G इसी साल 5G आ जाएगा, तो कंपटीशन और फियर्स हो जाएगा। तो वो कंपटीशन जो छोटी कंपनीज को फेस करना पड़ेगा वो शायद इतना ज़्यादा हो कि जिसमें वो छोटी कंपनीज सर्वाइव नहीं कर पाएँ। एंड ऑल्सो कंपनीज लाइक वोडा एंड आइडिया कैन ऑल्सो फेस अ मेजर लॉस इन दिस। नेक्स्ट इज़ मशीनरी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रीन फील्ड्स में कि अगर कोई फॉरेन कंट्री अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है तो अपने साथ अपनी मशीनरी लेकर आती है, अपने साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाती है, और हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो कि उसके वजह से जो लेबर वेजेस हैं वो कट शॉर्ट हो जाए, काफ़ी सारे ह्यूमन जॉब्स जा सकते हैं उस वजह से, और इस वजह से जो मैन पावर है उस पर्टिकुलर कंपनी की वो कम हो सकती है। लास्ट इज लेस कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि अब जो सब्सिडीज़ बनती हैं इन कंपनीज़ की, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं या फिर जब बाहर की कंपनीज़ इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म में इंडिया की गवर्नमेंट का फ़ायदा उठा सकें या फिर इंडियन इंडिविजुअल सिटीजन्स का फ़ायदा उठा सकें। सो दैट कैन बी वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ FDI. So this was all a brief about FDI. Everyone, today we are going to start a new topic, that is regional trade blocks. रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हम ये पढ़ेंगे कि पूरा ग्लोब जिस तरीके से डिवाइडेड है, इतने सारे नेशंस हैं, मोर देन 195 नेशंस हैं पूरे ग्लोब में, उसमें किस तरीके के कोऑर्डिनेशंस बनते हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, किस तरीके से यूनियंस बनाई जाती हैं। जनरली यहाँ पे ना दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो यूनियंस पढ़ेंगे और एक फ्री ट्रेड एरिया से पढ़ेंगे। इंडिया में जो ग्लोब में जो 5 मेजर ग्रुप्स बने हुए हैं वो हैं यूरोपियन यूनियन, आफ्टा, नाफ्टा, मेर्कोसुर एंड सार्क। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज इन ब्रीफ कि ये किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ था। सो स्टार्टिंग विद यूरोपियन यूनियन, अगर पूरे ग्लोब में जो सबसे बड़ा आज तक यूनियन बना है दैट इज यूरोपियन यूनियन। इट वाज बिल्ड अप इन 1952। सो राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप को ये समझ आ गया था कि अगर हमें ग्रो करना है, बिकॉज यूरोप कैसी है, एक इनलैंड कंट्री है, और इनलैंड कंट्री के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और अगर उनको बिजनेस एक्सपेंडिचर करना है तो एक दूसरे के साथ हारमोनी में रह के करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यूके देखें, हम ब्रिटेन देखें, हम फ्रांस में देखें, तो ये इनिशियली भी काफ़ी ज़्यादा यूनिटी के साथ रहते थे, बिकॉज इनको तब भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। बिकॉज अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिपमेंट अगर लेके जानी है तो उसके लिए आपको रोडवेज यूज़ करना पड़ेगा। आप एयरवेज यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और आप शिप्स यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो सी कनेक्टिंग एवरी पार्ट ऑफ द यूरोप। So Europe was generally divided into western part and eastern part, and then later they formed the European Union in 1952. 1952 में जब यूरोपियन यूनियन बने तो उसमें काफ़ी कम मेंबर्स थे, बट लेटर ऑन काफ़ी स्लोली काफ़ी सारे मेंबर्स उसके साथ जुड़ते गए, बिकॉज दे सॉ कि आगे जाके कितना ज़्यादा उनको स्कोप मिलेगा, बिकॉज ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। देयर ऑब्जेक्टिव्स वर फर्स्टली टू मेक अ कॉमन मार्केट। मान लीजिए कि आज जैसे कि आज आप इंडिया में कहीं पे भी जाके आप शॉप कर सकते हो, कहीं पे भी जाके आप अपनी शॉप को ओपन कर सकते हो, कहीं पे भी जाके आप अपना गुड्स और प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो इजीली। चाहे आप साउथ में चले जाओ, चाहे नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, सेंट्रल इंडिया में या फिर वेस्टर्न इंडिया में, आप कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहोगे, बनाना चाहोगे, तो यू हैव द फुल राइट टू डू दैट। बट यूरोप ने क्या किया है, अगर इंग्लैंड में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो इंग्लैंड का पर्सन फ्रांस जाके भी उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन मार्केट। फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड कम्स अंडर द सेम मार्केट, जहाँ पे कोई भी किसी भी कंट्री में जाके इजीली सेल ऑफ कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड एक्सपेंशन। पहले अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज देखें तो वो कॉज ही यही थे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कंपटीशन में हमेशा आगे रहना चाह रही थी, उस वजह से ना कभी इंग्लैंड प्रॉपर्ली ग्रो कर पाई, ना जर्मनी, ना फ्रांस। सो इस वजह से वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को डिसरप्शन हुआ था। इसलिए राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर उन्होंने सोचा था कि अब हम बैलेंस्ड तरीके से एक्सपेंशन करेंगे। अगर इंग्लैंड ग्रो करेगा तो फ्रांस भी ग्रो करेगा, अगर फ्रांस ग्रो करेगा तो जर्मनी भी ग्रो करेगा साथ में। सो इन सारी कम्युनिटीज़ को या फिर इन सारी कंट्रीज़ को एक साथ हार्मनी में लेके आना, इसी को यूनियन बनाया गया था और उसका नाम दिया गया था यूरोपियन यूनियन। लास्टली टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, आगे जाके कोई वर्ल्ड वॉर्स ना हो, आगे जाके कोई डिस्प्यूट्स ना हो, और अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इंटर कंट्री के बीच में या फिर इंटर कंट्रीज के बीच में, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना ना, उनको टाइमली मैनेज करना, ताकि वो किसी बड़े लेवल पे नहीं जा पाए, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्पेशली अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप की इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने यूरोप ने फिर लेटर ऑन अंडर यूरोपियन यूनियन उन्होंने एक कॉमन करेंसी बनाई, और वो कॉमन करेंसी पूरे यूरोपियन यूनियन में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज आफ्टा।
आफ्टा और सार्क में इंडिया पार्टिसिपेंट है, बिकॉज आफ्टा कहाँ की है, एशिया फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है एक एरिया आपको गिवन होता है या फिर एक जोग्राफिकल रीजन होता है जहाँ पे आप इजीली जाके बिजनेस कर सकते हो। जनरली आफ्टा जो बना था वो एशियन के अंडर बना था। सो एशियन वाज बिफोर 1994 दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नोन एज एशियन, ASEAN, बट इन 1994 जब उसमें काफ़ी ज़्यादा और न्यू मेंबर्स उसके साथ पार्टिसिपेंट जुड़ गए तो फिर उन्होंने नया नाम स्टार्ट किया एंड इट वाज नोन एज आफ्टा। सो आफ्टा का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था टू गैदर FDI एंड टू गैदर FII। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए था उन्हें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए था। सो दिस वाज आफ्टा। नेक्स्ट, टू मेंटेन एंड टू बिल्ड अ फ्री ट्रेड एरिया, जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे इंडिया ने अभी एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करी थी अंडर आफ्टा। सो उसमें उन्होंने बोला था कि हमें एक इंटरनेशनल रोडवेज बनाना है, एक इंटरनेशनल हाईवे बनाना है जिसके थ्रू इंडिया में जो सेटलमेंट्स आ रहे हैं, इंडिया में जो गुड्स और सर्विसेज आ रही हैं, या फिर वो अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं या फिर नेबरिंग कंट्रीज में अगर लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए वो लोग टाइमली उनको मैनेज कर पाएँ और क्विकली उस पर एक्सपैंड कर सकें। लास्ट इज टू रिड्यूस टैरिफ्स। टैरिफ बैरियर्स जनरली है ना, अगर इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन देखें, इंडिया के अगर हम चाइना के साथ रिलेशन देखें तो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। सो इन 200 अगर बायलैटरल ट्रेड्स देखें तो हमेशा टैरिफ ज़्यादा लगाए जाते हैं, हमेशा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को हमेशा ज़्यादा लगाया जाता है। सो बेसिकली ये इसलिए हुआ करता था बिकॉज ऑफ द रिलेशंस। बट इफ दे अगर ये कंपनीज अगर ये कंट्री सभी आफ्टा के अंडर आ जाएं तो उनको एक कॉमन टैरिफ पर सेटल करना पड़ेगा। दैट वाज अराउंड 40% रिडक्शन। जो पहले 1994 से जो टैरिफ्स पे किया करते थे उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स में रिडक्शन